औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में इसे लेकर आज प्रदर्शन हो रहे हैं। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाया गया। संभाजी नगर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। कोल्हापुर में बजरंग दल के लोगों ने प्रतीकात्मक कब्र तोड़ी औरंगजेब की। तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से ऐसे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यह तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये संभाजी नगर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर नागपुर की आपको दिखा रहे हैं। कोल्हापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र बनाकर इसे तोड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल वालों ने शहर के बीचों बीच औरंगजेब की तस्वीर पर जूतों की बारिश की और फिर प्रतीकात्मक तौर पर कब्र को आग के हवाले कर दिया। टीवी 9 संवाददाता गजानन उमाटे भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए बजरंग दल का प्रदर्शन और किस तरह से औरंगजेब की तस्वीर पर जूते मारे गए हैं और इसके अलावा औरंगजेब की कब्र को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रतीकात्मक तौर पर जो कब्र है उसे बनाया गया और फिर इसे आग के हवाले किया गया। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भावना जो है वो तीव्र है और ये पुतला अभी जलाया जाएगा औरंगजेब का। अगर सरकार ने औरंगजेब की कब्र हटाई नहीं तो कार सेवा करेंगे और हम खुद हटाएंगे, ये इशारा दिया है विश्व हिंदू परिषद ने। आप देख सकते हैं तीव्र प्रदर्शन यहाँ हुआ है और ना कि नागपुर महाराष्ट्र के हर बड़े शहर में आपको आज ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के तरफ से आप देख सकते हैं। ये देखो जूतों से मार रहे हैं औरंगजेब के एक फोटो को यहाँ, और ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता है। इनकी भावनाएं जो है वो तीव्र है और ये पुतला अभी जलाया जाएगा औरंगजेब का। भी यहाँ देख सकते हैं, ये देखो भावनाएं तीव्र है और ये प्रदर्शन जो है आज से इसका आगाज हुआ, ऐसा विश्व हिंदू परिषद के नेता गोविंद शेंडे जी ने कहा है कि हम यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे जहाँ औरंगजेब की कब्र है, वहाँ जाकर कार सेवा करेंगे, आंदोलन करेंगे और उसको हटाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें अभी जूतों से मार रहे हैं ये लोग औरंगजेब के फोटो को। और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का जय घोष भी कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ लग रहे हैं। हाथ में भगवे ध्वज यहाँ है और ये आंदोलन यहाँ आप देख सकते हैं। भावनाएं तीव्र है और ये आरएसएस के मुख्यालय से ये आंदोलन का आगाज जो है वो हुआ है और कार सेवा करते हुए ये सब प्रदर्शनकारी आने वाले दिनों में छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे, ऐसा इन्होंने इशारा दिया है। और महाराष्ट्र में औरंगजेब मामले को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। कब्र हटाने की मांग को लेकर अब हिंदू संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर संभाजी नगर की है, जहां वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। तभी तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलेगी और इसलिए आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्म कुछ ज्ञापन देने का काम करेंगे जिला कलेक्टर को, तहसील कार्यालयों के अंदर। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और अंतिम जो हमारा लक्ष्य होगा वह चलो संभाजी नगर। वीएचपी कार्यकर्ता आज सिर्फ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें साफ कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। वीएचपी ने सरकार से अपील की है कि हिंदुओं की भावना को समझते हुए औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाया जाए। औरंगजेब की कब्र को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा देना चाहिए। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना
गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कोई तनाव नहीं है, बजरंग दल की कोई ताकत नहीं है, सिर्फ घोषणा करते हैं, मीडिया से आगे आते हैं, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। बजरंग दल जिस विचार से जाता है, उनके विचार की सरकार इस महाराष्ट्र में है, इस देश में है। उन्होंने सरकार के पास जाना चाहिए, पीएम साहब के पास जाना चाहिए, सीएम साहब के पास जाना चाहिए, एक विज्ञापन देना चाहिए और उनसे परमिशन लेके गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए औरंगजेब की कब्र के बाद ये रिकार्ड धंधे क्यों करते हैं, ये सब नाटकबाजी करते हैं आप, ये सब जुमलेबाजी करते हैं, हिंदू मुसलमान में भेद निर्माण करने का ट्राई करते हैं। इसका परिणाम मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी भुगतना पड़ता है। और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब बजरंग दल उचित कार्रवाई करे। औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया। दूसरी तरफ देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं, वो एक प्रदेश को चला रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ और हर तरफ से वो देख रहे हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व को बढ़ावा मिले। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी हो या देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हमेशा भारत और भारत के लोगों को और हिंदुत्व का विचारधारा को बढ़ाया है। जो औरंगजेब की जो कब्र महाराष्ट्र में है, उसको राज्य शासन ने हटाना चाहिए और राज्य शासन ये कब्र हटाती नहीं है तो बजरंग दल कार सेवा करके उसको हटाएगा। इस प्रकार का बयान जो बजरंग दल ने दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सा बयान है। पहले ही महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और उसमें इस प्रकार के बजरंग दल के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति महाराष्ट्र में और बिगड़ सकती है। ये बयानबाजी जो बजरंग दल की तरफ से हुई है, उसकी गंभीर दखल लेके उनके पर कार्रवाई करना चाहिए। और महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की अब यहां पर क्या व्यवस्था की गई है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की यह ग्राउंड रिपोर्ट। औरंगाबाद के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की तैनाती के अलावा आप देखेंगे कि जो मेन एंट्रेंस था, यहाँ पर जो है एडिशनल बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं। ये ग्रिल जैसा लगा दिया गया है और यहाँ पर भी आपको पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो दिखाई देगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी मेन एंट्री पॉइंट्स हैं खुलदाबाद को लेकर, वहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। पुलिस की जो बड़ी बस है यहाँ पर वो भी आपको खड़ी दिखाई देगी, तो संख्या का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है। दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहीं से जो मेन रास्ता है वो जाता है आलमगीर के कब्र तक, यानी सामने आप देख सकते हैं कि वो बोर्ड भी लगा हुआ है औरंगजेब का मकबरा, वहाँ तक जो रास्ता जाता है, तो इसके लिए सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि हिंदू संगठनों ने कार सेवा की भी बात कही, जिसके बाद ये चौकसी बढ़ाई गई है। लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या अब औरंगजेब का कब्र खुलदाबाद में इसी जगह पर होगा या फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से भी तमाम बयान आए और उसके बाद हिंदू संगठनों की भी लगातार ये मांग चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया गया है। क्या कहा गया है, आप देखिए। औरंगजेब की कब्र पर सामना में छपे इस लेख से नया सियासी बवाल मचा है। सामना के संपादकीय में हिंदू तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उद्धव ठाकरे के मुखपत्र ने हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान बताया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। ये लोग महाराष्ट्र के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म का विकृत रूप दिखाकर शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज का अपमान कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने किससे संघर्ष किया, मराठाओं ने 25 साल तक दुश्मनों से कैसे लोहा लिया, महाराष्ट्र की धरती पर उन लोगों की कब्रें कैसे बनी
जिन्होंने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। कुछ लोग इस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। लेख में कहा गया है कि कुछ नए हिंदूवादी कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई वैसे ही कब्र को ध्वस्त करेंगे। ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरना प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रदर्शन को कई सियासी दलों का समर्थन भी हासिल है। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय धरना प्रदर्शन कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते इस्लामी हिंद और जमीयत उलेमा हिंद की अपील पर यह प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए चलो जंतर मंतर का नारा भी दिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार पर संशोधन बिल थोपने का आरोप भी लगाया और कहा कि यह बिल देश की लोकतांत्रिक और सेकुलर छवि के खिलाफ है। इससे संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 का उल्लंघन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के 25 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से बिल को वापस लेने की मांग भी की है। जंतर मंतर पर जारी इस प्रदर्शन का सियासी दलों ने भी समर्थन किया है। इस प्रदर्शन को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुला समर्थन कर रहे हैं, तो TMC, CPI और CPIM ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगों का समर्थन किया है। और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली में जारी प्रदर्शन को AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों और दरगाहों को छीनना है। इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। और जंतर मंतर प्रोटेस्ट में देश के कई जगहों से लोग आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल वापस होना चाहिए। का पूरे कानून से एतराज है या कुछ उसके उस हिस्सों से? देखिए, सरकार ने ये जो बिल पास किया है बिल्कुल सरासर गलत है। तो पास नहीं हुआ, JPC से JPC में डाल रखा है, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले भी ईमेल्स डालो, उसके बाद भी जो है JPC से इसको गुदार दिया गया है। तो देखो, मेरा कहना यही है कि ये पूरा का पूरा काला कानून जो है गलत है। ये मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियों को कब्जा करने की एक सोची समझी रणनीति है। इसलिए हम इस कानून को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। क्या संदेश यहाँ से देना चाहते हैं आप? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि सरकार इस काले कानून को बिल्कुल वापस करे। सरकार इस काले कानून को बिल्कुल भी पास न होने दे और ये काला कानून वापस होना चाहिए। ठीक है, आपको इस कानून में क्या काला नजर आ रहा है? इस कानून में ये नज़र आ रहा है हमें काला कि इसमें पहले से महिलाएं तो चलो पहले से ही इसमें है ये सिस्टम, लेकिन DM को जो पावर दी जाएगी, क्यों दी जाएगी? दूसरे लोग जो इसमें आएंगे क्यों आएंगे? DM किसके अधीन होता है बताइए? कलेक्टर किसके अधीन होता है? जो सरकार कहेगी, मुख्यमंत्री कहेगा वही होगा ना उसमें तो सिस्टम। कलेक्टर एक सरकार के अधीन होता है। और वक्फ बिल पर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है। आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप यहाँ से पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। हमें यकीन है कि जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने
एक मुजाहरा करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस कानून को वापस ले। हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कानून पार्लियामेंट में पेश ही ना होने पाए। प्रशासन को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी इतना घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आवाम की आवाज को उन्हें सुनना चाहिए। अगर ऐसी हुकूमत हो जितनी बुज़दिल हो कि वो मुखालिफिन की आवाज ना सुन सके तो उसे हुकूमत करने का हक ही नहीं है। राजस्थान में लाउड स्पीकर विवाद पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया। कानून मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, देखिए आप। राजस्थान में लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ते विवाद के बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। सभी लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को जो प्रचलित कानून है, राजस्थान का विद्यमान कानून है, उसकी पालना स्वेच्छा से करनी चाहिए। हम किसी को बातें करें ये ठीक नहीं है। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने प्रशासन से जांच करने की अपील की है और कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। कि किस प्रकार से इतना तेज आवाज में स्पीकर चलाया जा रहा है, तो मेरा संबंधित अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि जरा इनकी जांच करें और वो स्पीकर की आवाज़ के मापदंड क्या हैं जरा ये भी देखें, क्योंकि ये अत्यधिक आवाज़ होने लगी है जिससे कई लोगों को समस्याएं भी उत्पन्न होती है। और आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी औरी के खिलाफ कटरा में एफआईआर दर्ज हुई है। 8 और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। दरअसल 15 मार्च के वायरल वीडियो पर यह कार्रवाई की गई है। वीडियो में कटरा के होटल में पार्टी करते दिख रहे हैं। औरी वीडियो में टेबल पर शराब भी रखी हुई दिख रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो वायरल हो रही हैं और औरी पर मामला दर्ज हो गया है। कई और लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। कटरा के होटल में पार्टी चल रही थी और टेबल पर शराब भी रखी हुई थी। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ जम्मू के कटरा थाने में मामला दर्ज कर गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी पर जम्मू के कटरा में दोस्तों के साथ शराब पीने के आरोप लगे। 5 स्टार होटल में शराब पीने की उनकी ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं। दरअसल औरी कुछ दिन पहले अपने 8 दोस्तों के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू गए थे। इस दौरान कटरा के एक 5 स्टार होटल में रुके, जहां उन पर अपने साथियों के साथ शराब पीने के आरोप लगे। ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। औरी के साथ कुल 8 लोग मामले में आरोपी हैं। होटल मैनेजमेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि सभी को बता दिया गया था कि कॉटेज स्वीट के अंदर शराब और नॉनवेज खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि दिव्य माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान पर ऐसा करना सख्त मना है। इसके बावजूद औरी ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रियासी द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए। दोषियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है ताकि आगे कोई ऐसी हिमाकत ना करे और एक उदाहरण पेश किया जा सके। और बीजेपी ने औरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। औरी के फैंस से अनफॉलो करने की भी अपील की है। एनसीपी पीडीपी ने होटल में शराब मिलने पर उठाए सवाल। कटरा में शराब बैन तो होटल में कैसे पहुंची, ये एनसी ने सवाल पूछे। पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं, और खाली हिंदू कम्युनिटी के नहीं, तमाम मजहबों के लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो जो लोग वहाँ जाते हैं उनको एक यकीन है वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा एक कंडेम्ड मैं करता हूँ इस वाक़या को जो वहाँ पे हुआ। कमज़ोरी है, ऐसा एक्शन मैं और इस वाक़े पे मैं कहता हूँ ऐसा एक्शन होना चाहिए। खाली एफआईआर से क्या होगा, एफआईआर लगती हैं वो दूसरे दिन मिलती नहीं है, एफआईआर कहाँ गई। मैं कहता हूँ ऐसा एक्शन होना चाहिए और बाज़ाब्ता मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा उस एक्शन को मीडिया में लाया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। बहुत ही अभद्र व्यवहार देखा गया 15 तारीख को। तो एक ट्वीट के माध्यम से मैंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ध्यान है वो इस तरफ केंद्रित किया था कि कुछ लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वहाँ आए हैं वो इस घिनौनी शराब के सेवन के अंदर वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का जिन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की, एफआईआर बुक किया और नोटिस भेजे हैं 7-8 एक्यूज्ड को जो भी वहाँ पे होटल में पाए गए थे। और दिस इज ए बिगर गेम प्लान, और ही उसका एक पार्ट है और ये पूरा प्लान करके ऑर्केस्ट्रेट करके पहले वो वीडियो
उनका जाते हुए वहाँ से आधार शिविर से वैष्णो देवी जाते हुए पहले वो ट्वीट किया गया, वो वहाँ पे लॉन्च किया गया और उसके बाद ये दूसरा ट्विटर, दिस इज ए बिगर गेम प्लान। आपको लगता है कि साजिश हुई है? एग्जैक्टली साजिश है और मुझे लगता है इस वक्त सेंसिटिव मोड पे खासकर यहाँ पे भी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो मेरा मानना है कि ये बिगर गेम प्लान है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए, इसकी पूरी तफ्तीश की जाए, सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अंकित, तमाम सियासी बयान हम देख रहे हैं, क्या इसको लेकर कहीं कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की भी बात कही गई अब तक औरी के खिलाफ? देखिए ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि 15 मार्च का ये वीडियो है जो वायरल हुआ है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के संज्ञान में जैसे ही ये वीडियो आता है उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। सबसे खास और अहम बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिरकार जब कटरा के अंदर नॉनवेज और शराब बैन है तो ये किस तरीके से शराब वहां पर पहुंची है। सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ये कह रही है कि पूरी तरीके से जो षड्यंत्र है वो रचा गया है। वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब कटरा के अंदर नॉनवेज और शराब बैन है तो ये किस तरीके से वहां पर पहुंची है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा हुआ है और ऐसे में उसकी वीडियो वायरल होती है और उसके बाद ऐसे ही पुलिस संज्ञान लेती है तो एफआईआर दर्ज करती है। एसएसपी और जो वहां पे आला अधिकारी है उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली जाती है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। शुक्रिया अंकित आपका इस अपडेट के लिए। अहम खबर है, 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर का दौरा करेंगे। नागपुर में पीएम मोदी पूरे दिन कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम संघ के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर के नाम पर बनने वाले केशवाई हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। आरएसएस के मुताबिक वर्ष प्रतिपदा साल का पहला दिन है। ऐसे में वर्ष प्रतिपदा पर संघ मुख्यालय में पीएम मोदी का कार्यक्रम बेहद खास है। संघ मुख्यालय में पीएम मोदी इस दौरान डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। इस बीच पीएम मोदी और संघ प्रमुख भागवत की अलग से मुलाकात संभव है। इससे पहले पीएम मोदी और संघ प्रमुख ने राम मंदिर के भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साल 2023 और 2024 में सार्वजनिक रूप से मंच को साझा किया था। वहीं सूत्रों ने बताया कि स्मारक समिति की ओर से भैयाजी जोशी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी नागपुर के संघ मुख्यालय का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है। ये कार्यक्रम विचार विमर्श और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए भी अहम है। खबर बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पटना में पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी सियासी पारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर के जरिए बड़ा संदेश है। पटना में जेडीयू समर्थकों ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के समर्थन में इस पोस्टर को लगाया। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में निशांत कुमार की सियासी एंट्री का संकेत है। इस बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार के समर्थन में नारे भी लगाए और कहा कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नीतीश कुमार जी जनता दल के सर्वेसर्वा नेता हैं। नीतिगत निर्णय लेने का उनको अधिकार है। उनके पुत्र ने का सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति, इस संबंध में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और आकांक्षा ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश परिवारवाद से दूर हैं, लेकिन समर्थक तो मांग करते ही हैं। नीतीश कुमार जी परिवारवाद से बहुत दूर हैं, लेकिन समर्थक लोग लगाते रहते हैं। और अगर नीतीश जी के परिवार का लड़का है तो वो अगर उसको राजनीति में आना भी होगा तो जेडीयू में ही आएगा कि लंटन वालों के पास जाएगा। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा को लेकर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। बिहार के राजनीति में आते हैं तो हम तो स्वागत करते हैं, आना भी चाहिए। बिहार के राजनीति में पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर बिहार के राजनीति में आता है तभी तो कुछ अनपढ़ लोग जो है आज बिहार में राजनीति की सत्ता पर आके
और बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त नष्ट करना चाहते हैं तो उस पर प्रतिबंध रहेगा। आज बिहार में कहिएगा सबसे कम पढ़ा लिखा पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष कोई है तो बिहार में, क्या अनपढ़ मुख्यमंत्री बना तो बिहार में बना। तो बिहार के लोगों ने कलंकित, वो तेजस्वी जी से प्रेरणा लेकर के आ रहे हैं। अब तो परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार जी पर लग ही नहीं सकता। अब तो आप लोग भी जो चश्मा पहने हुए थे परिवारवाद का, वो चश्मा हटा दीजिएगा, इसलिए कि लालू जी पर ही परिवारवाद का आरोप लगता है। ना तो मांझी जी पर लगेगा परिवारवाद का आरोप, ना यहाँ सम्राट चौधरी जी पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, ना ही आपको नीतीश मिश्रा जी पर परिवारवाद का आरोप लगेगा। आप तो निशान जी पर लग ही नहीं सकता परिवारवाद का आरोप, इसलिए कि वो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशान जी। और दूसरी बात रही कि निशान जी अगर राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल जारी है। पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक कई हत्या के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा। बिहार में जो है अपराधी सरकार चला रहे हैं, बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है। आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है। बताइए, अब 2 दिन में होली का छुट्टी था, ये रंगों की होली की जगह खून की होली खेली गई बिहार में। 22 हत्या हुआ। आखिर इसका जवाबदेही कौन देगा? पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं और कह रहे हैं कि आपकी साजिश है। अरे अगर हमारी साजिश है तो हमको जेल भेज दो, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? अब कोई भी अपराध सत्ता संरक्षण से नहीं हो रहा है, एक अन्य मार्ग से उसका मीडिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी अपराधी अपराध करेंगे। अब तो बिहार में भी हाफ इनकाउंटर शुरू है, जरूरत पड़ेगी तो फुल इनकाउंटर होगा, अपराधियों को अपने अंजाम पर पहुंचा दिया जाएगा। माने योगी मॉडल आएगा। निश्चित रूप से योगी मॉडल बिहार में चालू है, लेकिन उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी, उनका नहीं चलेगा। बिहार में सुशासन है, सुशासन रहेगा। और लुधियाना में होली के दौरान हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की है। गिरिराज ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस से पूछा कि मस्जिद के अंदर से पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नहीं, केवल एक ही तरफ से हुआ, मस्जिदों से नहीं हुआ। तो मस्जिद के लोग क्यों नहीं पकड़े गए? अगर आप ये कहते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी हम पर, तो हम निहत्थे हैं, हम मुंह के कमजोर हैं, हमारे लिए कोई इमाम नहीं है, कोई शाही इमाम नहीं है जो आके सड़क पर आएगा। पहला हमला उन्होंने किया और आपने केवल सीसीटीवी कैमरा देख करके मेरे ऊपर केस कर दिया। ये मैं क्या करूं? मुझे आप बता दें, मैं कहें तो आप ही के आगे आकर के ऑफिस में आता हूं, इजाजत दे धरना पर बैठने का, दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं, क्योंकि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कल मैं ये बिहार जाएंगे, क्या कहेंगे? फोन पर आपको कह रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके कार्यालय के आगे धरना देने। मध्य प्रदेश के मऊगंज में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से किया गया। बीती रात जो घटना घटी थी, इसमें हमारे पुलिस परिवार के एएसआई 25वीं बटालियन के श्री रामचरण गौतम जी का जो दुखद निधन हुआ है, एक तरह से वो कर्तव्य की वेदी पे उनका बलिदान हुआ है। सरकार के स्तर पर हमने उनको शहीद का दर्जा दिया है। ड्यूटी के नाते से हम भी निभा रहे हैं कि ऐसे परिवारों को, हमारी परंपरा है, उनको 1 करोड़ रुपया उनकी अपनी ड्यूटी के बलबूते पर विश्वास को बनाए रखा समाज में, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को कभी भूलेगी नहीं। बता दें कि 15 मार्च को मध्य प्रदेश के मऊगंज में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां पर एक युवक को कुछ लोगों ने बंधक बना लिया था और उसकी पिटाई कर रहे थे। जब पुलिस टीम उसे छुड़ाने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक एएसआई की मौत हो गई और तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दुर्भाग्यवश जिस युवक को बचाने पुलिस गई थी उसकी भी मौत हो गई। महाकुंभ से सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा
रिछारिया रविवार को संभल पहुंच गई थी, जहां पर उन्होंने प्राचीन मंदिर के साथ साथ कई अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए हैं। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में हर्षा रिछारिया ने बड़े ही भक्तिभाव से पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। साथ ही कहा कि सालों बाद महादेव के इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने से वो काफी खुश हैं। साथ ही हर्षा रिछारिया ने सनातन और भगवा पर भी बयान दिया और कहा कि सबको जागरूक होने की जरूरत है, युवाओं को धर्म और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। तो ये मुझे लगता है खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 40 साल बाद वो मंदिर खुला और उस मंदिर के मुझे लगता है मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी देखे जिसमें मंदिर के अंदर होली खेल रहे हैं, तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। हर्षा रिछारिया संभल के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय भी पहुंची। यहां पर उन्होंने लोगों को भाई दूज का तिलक लगाया। बता दें कि हर्षा रिछारिया महाकुंभ से सुर्खियों में आई थी और साधु संतों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। पंजाब के अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमले का आरोपी गुरसीदक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, जबकि दूसरा आरोपी विशाल भागने में कामयाब रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमृतसर में मंदिर पर हाल ही में हुए ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। संदिग्ध की पहचान गुरसिदक सिंह के रूप में हुई है। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमले के आरोपी गुरसिदक और विशाल की राजा सांसी इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी गुरसिदक को गोली लग गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी विशाल भागने में सफल रहा। पंजाब पुलिस की तरफ से कहा गया कि मंदिर पर हमले के आरोपियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि अमृतसर में शुक्रवार की रात करीब 1 बजे शेरशाह सूरी रोड पर स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। एनकाउंटर में एक खुखार आतंकी को ढेर कर दिया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ की हैं। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जचलदारा के टुमगहरा गांव को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच आतंकियों की तरफ से गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियों की बौछार होती रही। पूरा इलाका इस गोलीबारी से थर्रा उठा। इस बीच सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। फिलहाल बाकी बचे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बीती 19 जनवरी को सुपौल जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया था। हालांकि दोनों आतंकी भागने में कामयाब रहे। अब इसी इलाके में दोबारा मुठभेड़ हुई है और आज एक आतंकी को ढेर किया गया। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इस समय मौजूद है और ये हंदवाड़ा का वही इलाका है जो जचलदारा के सटीक वाला इलाका है। और ये जंगल के आप देख सकते हैं इलाके हैं जहां पर ज्वाइंट सुरक्षा बल लगातार पिछले कई घंटों से कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी से लगातार इस ऑपरेशन को सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं। और इस ऑपरेशन में अभी तक एक आतंकी को मारा गया है, जिसकी पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन में जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसके आधार पर 2 से 3 आतंकी इस इलाके में मूवमेंट कर रहे थे, जिसकी सूचना जो है ज्वाइंट सुरक्षा बलों को मिला, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों को। उसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। और जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदगी इस इलाके में आतंकियों ने देखी, उन्होंने सेना की उस पार्टी पर फायर खोल दिया। उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुआ। आपको मैं टेरेन दिखा दूं, ये लास्ट पॉइंट है जहां यहाँ से आगे जो सिविलियन मूवमेंट फिलहाल नहीं है, क्योंकि आगे जंगल का इलाका है और सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार इस इलाके में चल रहा है। क्योंकि जो और कांग्रेस नेता रेखा जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर रेखा जैन ने ये तुलना की। रेखा जैन के पोस्ट पर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया। बवाल के बाद कांग्रेस ने
रेखा जैन को भेजा है नोटिस। रेखा जैन से 48 घंटे में माफी मांगने के लिए कहा गया है। नोटिस के बाद रेखा जैन ने माफी मांग ली है। दरअसल फेसबुक पोस्ट में रेखा जैन ने लिखा है कि औरंगजेब ने अपने भाई का सिर काटकर पिता को किया भेंट, तो भगवान परशुराम ने अपनी मां का सिर काटकर किया अर्पित। ये मेरे को, और दूसरे दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में मेरे को किसी का फ़ोन आया कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। तो मैंने उस पोस्ट को देखा और मैंने भी महसूस किया कि हाँ गलती हो गई है, और तुरंत मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं मंदिर जा रही थी, गई शाम तक मुझे मालूम पड़ा कि लोगों को आक्रोश आया है इस बात पर। मैंने होली के दिन सुबह अपनी सोशल मीडिया उसी अकाउंट से सार्वजनिक माफ़ी मांगी कि किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, भूल बस मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं, वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई, जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। खबर दिल्ली से है। पुलिस ने दिल्ली में बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए फिल्मी स्टाइल में एक्शन लिया। पुलिस का यह ऑपरेशन दिल्ली के जैतपुर में हुआ। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के जैतपुर में हुए पुलिस ऑपरेशन की है। इस एनकाउंटर का वीडियो अब सामने आया है। 2 मार्च की रात 12 बजे पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस का फिल्मी अंदाज दिखाई दिया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान बदमाशों की कार के टायर पर गोली मारी। दरअसल पुलिस को 4 संदिग्ध लोगों के पास हथियार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया। पुलिस ने सिंघम स्टाइल में बदमाशों को रोकने के लिए उनकी कार के टायर पर गोली मारी, जिससे गाड़ी रुक गई। सभी बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में पता चला कि ये सभी कोई अपराध करने की योजना बना रहे थे। इन बदमाशों की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए सब डिवीजन बदरपुर पुलिस ने लोहिया पुल पर बैरिकेडिंग लगाई थी। इसके बाद रात 12:10 पर पुलिस के सामने बदमाशों की गाड़ी आई तो उसको रोकने की कोशिश की गई। तभी कार में बैठे शख्स ने पिस्टल निकाल ली। पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए गाड़ी के अगले टायर पर गोली चलाई और गाड़ी रोक दिया। यूपी के कासगंज में रेलवे फाटक पर एक बड़ा हादसा टल गया। गेटमैन के लापरवाही के चलते फाटक के बीचों बीच एक एम्बुलेंस और कार फंस गई। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही बरती गई। रेलवे ट्रैक पर चालक एम्बुलेंस छोड़कर भाग गया, जबकि मरीज चीख पुकार मचाते रहे। हालांकि मालगाड़ी के चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दरअसल फर्रुखाबाद से कासगंज की ओर जाने वाली मालगाड़ी के आने की सूचना दरियागंज रेलवे स्टेशन मास्टर को मिली। स्टेशन मास्टर ने रेलवे गेटमैन को फाटक बंद करने का निर्देश दिया। फाटक के दोनों ओर से वाहन गुजर रहे थे। इसी बीच अलीगंज की तरफ से मरीज को लेकर एक एम्बुलेंस फाटक पार कर रही थी, लेकिन अभी एम्बुलेंस पूरी तरह से फाटक पार भी नहीं कर पाई कि गेटमैन ने अचानक से फाटक बंद कर दिया। इसके चलते एम्बुलेंस और एक कार फाटक के बीच में फंस गए। इस दौरान फर्रुखाबाद की तरफ से मालगाड़ी आ गई। चालक की नजर जैसे ही ट्रैक पर फंसी एम्बुलेंस पर पड़ी, उसने तुरंत मालगाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल किया। मालगाड़ी को आता देख लोगों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार मचने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत करके एम्बुलेंस और कार को तिरछा किया, जिसके बाद मालगाड़ी को निकाला जा सका। भारत का सॉफ्टवेयर आईटी क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्किल्ड लेबर, कम लागत और अनुकूल कारोबारी माहौल में आईटी सेक्टर की ग्रोथ को बूस्ट कर दिया है। आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से भारत का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दुनिया की सॉफ्टवेयर और आईटी जरूरतों को पूरा करने में भारत के प्रोफेशनल्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ASC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के आईटी सेवा निर्यात से $200 बिलियन की कमाई हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 3.63% की बढ़ोतरी है। 2022-23 में भारत ने $193 बिलियन का निर्यात किया था। 2023-24 में भारत से आईटी सेवा और सॉफ्टवेयर निर्यात से सबसे ज्यादा $109.40 बिलियन अमेरिका को, 28.70 बिलियन यूके को, $7 बिलियन सिंगापुर को, जबकि चीन को $5.50 बिलियन का निर्यात किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में भारतीय प्रोफेशनल्स की महारत ने भारत को ग्लोबल डिजिटल लीडर के तौर पर स्थापित किया है। आईटी सेक्टर की ग्रोथ ने भारतीय इकोनॉमी को भी बूस्ट दिया है। इसमें भारत के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, BPO सर्विस जैसे क्षेत्रों ने भी आईटी सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा दिया है।